दोस्तों नमस्कार। विमर्श मीडिया से मैं हिम्मत सिंह। 2023 बीत आज लास्ट दिन है और एक नई हलचल भी है, एक नई उम्मीद भी है 2024 की। आज हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए और ख़ास करके राजनीतिक क्या क्या हलचल आने वाली सुनाई दे रही हैं, क्या क्या आटे दिखाई दे रही हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और विमर्श मीडिया के डायरेक्टर और सुनील चौधरी हमारे साथ हैं। सुनील जी, पहले तो स्वागत है आपका। दूसरा कि 2023 बीतते बीतते राजनीति के नई करवटें दिखने में लग रही हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अभी जो सत्ता पक्ष है वो कितना तैयार है इसको लेके, और विपक्ष जो एक बड़ी भूमिका अपनी तलाश रहा था इंडिया अलायंस को लेके, वो अभी कहाँ तक है या क्या उसको लग रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वह अभी अपनी तैयारी धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन विपक्ष की पूरी योजना जो है वह फाइनल है कि एनडीए के खिलाफ 1-to-1 फाइट। अब 1-to-1 जो फाइट करना है विपक्ष को, वह कैसे संयोजन करते हैं, यह उनके बीच में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह विपक्ष का बात सीधे सीधे आ गया है कि बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ हमको 1-to-1 फाइट करना है, और अगर 1-to-1 फाइट होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए उतनी आसान जीत नहीं होगी जितना अभी बीजेपी समझ रही है। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा बहुत साफ साफ है कि 2014 से ही मोदी जी ने जनता के साथ जो वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, हर साल वह असफल रहे हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, वह असफल रहे हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, वह असफल रहे हैं। महंगाई पर वह असफल रहे हैं। तो राजनीतिक जो सवाल है उस सवालों पर भाजपा असफल रही है। अब वह सफल कहाँ हो रही है? सफल वह राम के सहारे यह बैतरनी वह पार करना चाहती है। राष्ट्रवाद के सहारे यह चुनाव को, 2024 के चुनाव को राष्ट्रवाद के सहारे पार करना चाहती है। और जनता को जो लगातार वेलफेयर कार्यक्रम के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, उसके सहारे यह चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज योजना, किसानों के खाते में 6,000, और फिर जो आप वस्तुकार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी 15,000 रुपये बढ़ई जैसे हो गए, कुम्हार हो गए, उनको भी 15,000 दिया जा रहा है, और फिर 3 लाख तक लोन दिया जा रहा है। तो ये छोटे, इसके बाद इलाज के लिए आयुष्मान योजना है। यह भाजपा का योजना जो है जमीन पर एक तरीके से काम कर रहा है। तो ये 3-4 जो चीजें हैं ये भाजपा के लिए काम कर रहा है। अब विपक्ष में लेकिन आप देखिएगा कि यह योजना कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष की जहां सरकार है। तो इसलिए हम देखेंगे कि विपक्ष के, जैसे आप मान लीजिए अभी बिहार में सरकार चल रही है, तो बिहार निश्चित रूप से अभी एक सुनहरा दौर से गुजर रहा है। वहाँ 4 लाख लगभग जिस तरीके से रोजगार दिया गया, और तेजस्वी यादव का वादा है कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक पक्ष है। और भाजपा को अभी बेचैनी बहुत है, क्योंकि नीतीश कुमार उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अभी नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर चुनाव की दिशा बदल जाती है, उधर जीत आती है, और नीतीश कुमार जहां से हटते हैं वहां उधर हार आती है। तो अभी नीतीश कुमार राजद के साथ हैं, तो भाजपा के बीच में बहुत बड़ी बेचैनी बढ़ी हुई है। और उस बेचैनी से एक माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे बिहार सरकार अभी टूट हो रही है, जदयू और राजद अलग हो रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात अभी नहीं है, लेकिन मोदी मीडिया से ऐसा ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार कराया जा रहा है, और उस प्रचार में निश्चित रूप से भाजपा की भूमिका है।
ताकि भाजपा की यह है एजेंडा कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव, बिहार एक महत्वपूर्ण स्टेट है, वहाँ लगभग 40 सांसद जीतते हैं, तो अभी 39 सांसद जो है जदयू और भाजपा के पाले में है। तो ये भाजपा के लिए, अगर अकेले भाजपा चुनाव लड़ती है तो हमको लगता है कि 18 से 20 सांसद उसके जीत सकते हैं। नहीं, लेकिन वो जो अब एक जेडीयू के साथ बीजेपी का था, तो एक सामाजिक जो समीकरण जो बन रहा था उसकी वजह से भी तो जीत रहे थे। लेकिन अकेले क्या बीजेपी में वो दम है कि वो उस सामाजिक समीकरणों को तोड़ के और अपने लिए सीट हासिल कर सके? नहीं, बीजेपी के पास वह ताकत नहीं है, वह सामाजिक समीकरण का संयोजन अकेले नहीं कर सकती है। उसके लिए उन्हें नीतीश कुमार या छोटे संगठनों की जरूरत होगी। और बिहार में जो संगठन है वह बहुत मूल 4 संगठन है। एक नीतीश कुमार है जो जा सकते हैं, भाजपा के साथ भी जा सकते हैं और राजद के साथ भी जा सकते हैं, कोई उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। राजद हो गया, वह भाजपा के साथ नहीं जा सकता है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत मजबूत है बिहार में, कम्युनिस्ट पार्टी भी भाजपा के साथ नहीं जा सकती है। लोजपा, रामविलास भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है। मांझी भी तो है, मांझी भी है, तो मांझी की ताकत निर्णायक नहीं है, उनकी भूमिका बहुत कम है। मांझी की मुख्य भूमिका में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रहेगा, नीतीश कुमार रहेंगे, राजद रहेगी और भाजपा रहेगा। तो राजद के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस हो सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक रूप से भाजपा के साथ नहीं जा सकती। जी, लेकिन एक चीज़ है, अभी कर्नाटक की बात हो रही थी, 5 उन्होंने वायदे किए थे और 5वां जो वायदा था वो बेरोजगारी भत्ता देने का। सिद्धारमैया ने कहा कि भाई मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, लेकिन वो जितने वादे किए थे उसकी कोई गारंटी आज तक उन्होंने नहीं ली। तो और बीजेपी के शासित जितने राज्य हैं वहाँ भी कोई मतलब केंद्र की ओर से जो भी योजना है वो तो एक अलग बात है, फिर राज्यों की ओर से कोई बड़ी कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ये भी तो इसके खिलाफ जा सकता है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा दुखद पक्ष है कि जो घोषणा पत्र तैयार होता है उस घोषणा पत्र पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अमल नहीं करती है जी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय जो वह घोषणा पत्र बनाती है तो लगता है कि पूरे जमीन पर वह स्वर्ग को लाकर उतार देंगे, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उनकी टोन बदल जाती है, उनकी भाषा बदल जाती है। जनता से मिलना जुलना, जनता से क्या क्या वादे किए हैं, फिर अब वह शासन करना शुरू करते हैं। जनता भर चुनाव जनता मालिक रहती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और वह चुनाव जीतते हैं तो जीतते ही वह जनता का मालिक बन जाते हैं। और अब वह कैसे हम शासन करें, अब उनका पूरा दिमाग शासन पर चलने लगता है और थोड़ा बहुत कुछ सुधारवादी थोड़ा बहुत कुछ दे लेके जनता को संतुष्ट करे और खास करके ऐसी नीति बनाए कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारे पार्टी के पास आर्थिक संसाधन जुटे और अगली बार फिर हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी बने या मजबूती से चुनाव जीते। लेकिन एक चीज़ अभी आप कह रहे थे कि भाजपा के पास राम की बैतरणी है, उसके अलावा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, राष्ट्रवाद भी है, लेकिन ये जो वेलफेयर के काम है, वेलफेयर के काम तो सरकार को करना चाहिए था और वो कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है, चाहे जिस रूप में कर रही हो। 6000 खाते में डाल देना, उधर लाडली बहन योजना के नाम पे पूरा चुनाव ही जीत गए, या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जिसको फ्री भी क्या क्या नाम अलग अलग दिया जाता है कि मुफ्तखोरी का एक पूरा एक चस्का डाल दिया गया है। तो एक और मोदी कहते हैं कि फ्रीबीज देना बंद करिए, दूसरी ओर वो खुद इसी पूरे प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है, अपना करनी जो है राष्ट्रवाद है, बाकी राष्ट्रद्रोह है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं चुनाव आते आते विपक्ष शायद इसको भुना सके।
देखिए, भारत के साथ यह एक विडंबना ही है हाँ। कि हम करते हैं तो वह सही है, और वही काम अगर दूसरा करता है तो वह गलत है। भाजपा पूरा वेलफेयर प्रोग्राम अपना चला रही है तो वह सही है, लेकिन अगर दूसरा स्टेट में वही काम करता है तो भाजपा कहती है कि इस तरीके से रेवड़ी बांटने से जी जी काम नहीं होगा। रेवड़ी बांटने से फिर वह आर्थिक संसाधन कहाँ से जुटेंगे? लेकिन भाजपा वही जब रेवड़ी बांटती है तो वह अपने आर्थिक संसाधन कहाँ से आएंगे नहीं कहती है। जबकि लोकतंत्र में हमको देखिए, सबसे पहला जो चीज है कि नागरिकों को शिक्षित करना, उन्हें समानता के तल पर खड़ा करना और उनको रोजगार देना, ये तीन जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। तो जब हम समानता की बात कर रहे हैं और उसमें एक न्याय जुड़ना चाहिए कि समानता न्याय हो, तभी कोई भी लोकतांत्रिक देश मजबूत होता है जी। और जनता शिक्षित हो, क्योंकि जनता शिक्षित होगी तो एक मजबूत राष्ट्र खड़ा होगा जी। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को आप देखिएगा कि जनता को शिक्षित होने से डरती है। उनको लगता है कि जनता जब शिक्षित हो जाएगी तो हमारा नेतृत्व तो नहीं चलेगा, हम इधर उधर जनता को बरगला नहीं शिक्षित शिक्षित का मतलब क्या, राजनीतिक रूप से सचेत या क्या? नहीं, शिक्षित का मतलब हो गया कि राजनीतिक रूप से वो शिक्षित हो। हाँ। राजनीतिक रूप से वो चीज को समझे और अपना अधिकार राजनीति को समझ रहा समझे। सिर्फ उसके पास डिग्री नहीं हो, बल्कि पूरी वो राजनीति को समझे, राजनीतिक चेतना उसके पास है, उसके आर्थिक मॉडल को समझे कि हमारे देश में आर्थिक नीति कौन सी है, किस आर्थिक नीति के तहत हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तभी उस आर्थिक नीति को खिलाफ लड़ सकती है। लेकिन जनता अब जान ही नहीं है कि जो हमारे पास गरीबी है वह इस व्यवस्था की देन है, इस सरकार की देन है। तो उसे अगर 500 रुपए भी मिलते हैं किसी से तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज हमको मिल रही है, जबकि वो नहीं जान रहा है कि वह हमारा अधिकार है। वह सरकार कोई हमें मुफ्त में नहीं दे रही है, सरकार की ही ये जिम्मेदारी है कि जनता की बेहतर जिंदगी दे, और बेहतर जिंदगी के जगह पर वो झुनझुना दे रही है। ये जो छोटे मोटे वेलफेयर के लिए दिए जा रहे हैं ये झुनझुना है, जबकि जनता को अस्थायी रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, ताकि उसकी बेहतर जिंदगी बन सके। जी। लेकिन एक चीज़ है, जब बात जनता की आती है तो रेवड़ी बांटना, ये करना वो करना, लेकिन यही सरकार जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके 4-4 लाख 5-5 लाख कर्जे माफ़ कर देती है और कहीं से कोई मतलब सुगबुगाहट भी नहीं दिखाई देती है। तो एक और जनता है, दूसरी ओर कारपोरेट है। जनता यदि 1 लाख रुपया या 10,000 रुपये यदि बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी पूरी की पूरी संपत्ति कुर्की जब्ती हो जाती है। और यहाँ दूसरी ओर जब आप अपने चाहते लोगों को आप दे रहे हैं इस तरह का, तो ये विरोधाभास भी तो आप लोगों को सामने दिखाई देना चाहिए। देखिए, यह व्यवस्था की देन है। जो हम आर्थिक नीति की बात किए तो आर्थिक नीति अगर पूंजीवादी नीति होगी तो पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉरपोरेट के सहारे देश का विकास करना, रोजगार खड़ा करना, ये सरकार कहती है। लेकिन उसके उलट होता है। कॉरपोरेट क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज करता है, रोजगार कम होती है और सरकार उसको पैसा देती है कि ये उद्योग लगाएंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कॉरपोरेट अपनी मुनाफा के लिए वहां सीधे काम करने लगती है। तो रोजगार जहां लाखों लोगों को मिलना चाहिए वहां 5-10 हजार लोगों को मिलता है, और वह मुनाफा प्रॉफिट जो होता है फिर वह ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्ट करता है। उसके लिए भारत कोई देश नहीं है, कॉरपोरेट के लिए कोई अपना देश नहीं है। एक गरीब आदमी का अपना एक देश होता है, वह देश छोड़ के नहीं जा सकता है, उसके लिए गांव ही होता है, एक देश होता है और वह भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। लेकिन कॉरपोरेट के लिए कोई अपना देश नहीं होता है, उसको जहां ज्यादा मुनाफा होगा वहां जाके पूंजी लगाएगा। तो इस देश से वो पूंजी लेता है और दूसरे देशों में जहां मुनाफा ज्यादा होती है वहां जाके इन्वेस्ट करता है, और सरकार यहाँ फंस जाती है। और सरकार चूंकि जनता को यहाँ दिग्भ्रमित करती है कि उनको पैसा हम दे रहे हैं उससे उनको रोजगार मिलेगा, या भ्रम फैला के प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट कब्जा करती है। जी। एक चीज़ और है कि 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी मतलब अप्रत्याशित जीत। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, पहले से ये मालूम था, लेकिन खैर जो हो,
उसके बाद उसका मनोबल तो बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर राम मंदिर को लेके जिस तरह से पूरा एक तरह से उन्माद पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, तो अब ये जो जितने सारे मुद्दे थे सामाजिक सुरक्षा के या रोजी रोटी के या एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की, वो कहीं किनारे तो नहीं कर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से जैसे जैसे आप देखिएगा कि आक्रामक पूंजीवाद जब बढ़ता है तो उसके केंद्र में मुनाफा होता है, और जैसे जैसे मुनाफा वो ज़्यादा निचोड़ेगा तो सामाजिक जन कल्याण की जितना जो कार्य है वह पीछे छूटेगा। आप देखिएगा जीएलपी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने के बाद, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, निजीकरण तेजी से हुआ है। और जब निजीकरण तेजी से हुआ तो उसमें सबसे पहले शिक्षा को लाया गया, शिक्षा का निजीकरण किया गया ताकि सक्षम लोगों ने शिक्षा को खरीदना शुरू किया, और जो गरीब लोग हैं उनकी जो पढ़ाई है लगभग बंद हो गई। तो ये जो निजीकरण उसका देन है या कॉरपोरेट का ही या प्राइवेटाइजेशन का देन है। अब हमारी सरकार हम देखेंगे कि कौन सी आर्थिक नीति का पालन करती है, तो वह निजीकरण का ही आर्थिक नीति का, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के दबाव में उस नीति को पालन ही जब कर रही है तो स्वाभाविक बात है कि जितने भी वेलफेयर प्रोजेक्ट है जो जनता को मजबूती से खड़ा कर सके उसको कमजोर किया जाएगा। एक चीज़ अब यहाँ तो हो गया, अभी 2024 के चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और अभी बहुत तेज़ी से घटनाक्रम चल रहा है बिहार को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार एक तरह से इंडिया अलायंस के सूत्रधार के रूप में आए, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं की पार्टी को दो फाड़ करने की या दो फाड़ हो जाने की या उसमें एक तरह का विद्रोह, इसके बारे में ये मतलब बीजेपी की प्रैक्टिस है या इनकी आपस की कोई गिले शिकवे हैं जिसकी वजह से सब हो रहा है? देखिए, बिहार के राजनीति को समझने के लिए हमको समझना होगा कि नीतीश कुमार पहले राजद के साथ क्यों गए। तो नीतीश कुमार उस समय से ही असंतुष्ट चल रहे थे जब लोजपा रामविलास का हर कैंडिडेट चुनाव लड़ाया गया नीतीश के खिलाफ, वह कहे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और जिसके चलते नीतीश का सीटों में काफी गिरावट आया। वो 41 सीट ही जीत पाए और 4 AIMIM के आए, तो लगभग 45 आज उनके पास विधायक है। तो नीतीश के भाजपा के खिलाफ अंदर से, जबकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन नीतीश कुमार खुल के काम नहीं कर रहे थे, असहज महसूस जरूर कर रहे थे। जब वो राजद के साथ गए तो राजद में भी मुख्यमंत्री का ही उनका चेहरा रहा, और राजद में जाने के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव और ललन सिंह का था कि नीतीश कुमार केंद्र के राजनीति में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हम लोग के पास आ जाएगा, यानी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार की बागडोर हम लोगों के हाथ में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया, संयोजक उन्हें नहीं बनाया और प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया। तो अब नीतीश कुमार के पास लगता है कि हमको 25 तक यहाँ बने रहना है। अब ये हलचल और बेचैनी इसी बीच की है। लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी हमारे रहते हुए मुख्यमंत्री बन जाए, और उनको ऐसा दिखता नहीं है। यह तभी होगा जब नीतीश में टूट हो उनकी पार्टी में, और ऐसा लगता है अभी संभव नहीं है या हो भी सकता है। और भाजपा जो है वह देख रही है कि बिहार की जो सरकार जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रही है, रोजगार दे रही है, तो पूरे देश में बिहार का भी नाम आ रहा है कि रोजगार देने में बिहार नंबर 1 पर है। तो भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है कि कहीं ये सरकार की लोकप्रियता इतनी न हो जाए कि फिर हम बिहार से आउट हो जाए। इसलिए भाजपा भी ये एक पक्षीय नहीं है, राजद का भी दबाव है और भाजपा भी चाह रही है कि ये गठबंधन टूट जाए। लेकिन नीतीश कुमार सबसे मजबूत कड़ी है कि वो जिधर जाएंगे उधर जीत होगी और जिधर से हटेंगे उधर हार होगी।
और सबसे उनकी कमजोरी अभी सांसदों के पास आई है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, जैसे ललन सिंह गए मुंगेर में, तो अपने जातीय आधार के गांव में गए और वहां लोगों ने उनका विरोध कर दिया। अच्छा। तो अब ललन सिंह को लगता है कि उनके जो वोटर हैं वो स्वाभाविक राजद की तरफ ट्रांसफर नहीं करा सकते। नीतीश कुमार का जो कोई कुर्मी का वोट है वह राजद की तरफ पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें भाजपा के साथ भी जाएगा। लेकिन 10% का वोट, 8% का वोट भी नीतीश कुमार बहुत एक जीविका हो गया, कई कार्यक्रम वो किए हुए हैं, उनके पास है कि वह अगर ट्रांसफर राजद की तरफ करा देते हैं तो राजद चुनाव जीतेगा। लेकिन ये शराबबंदी वाला जो पूरा मसला है उसमें तो महिलाएं उनके साथ शायद सबसे ज़्यादा जबरदस्त उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, महिलाएं उनके साथ खड़ी है। जीविका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, इसके बाद 50% महिलाओं को आरक्षण दिए हुए हैं, तो महिला नीतीश के पक्ष में है और महिला उन्हें समर्थन कर रही है। लेकिन मूल जो चीज है कि वहाँ की राजनीति किस करवट बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इसको हमको समझने की जरूरत है। और ललन सिंह उसके सूत्रधार, ललन सिंह हटाए गए, हो सकता है ललन सिंह उसके सूत्रधार हो सकते थे। नहीं, कयास तो लगाया जा रहा है कि ललन सिंह शायद बीजेपी की ओर भी जा सकते हैं। देखिए, राजनीति में कहना, कुछ भी कहना मुश्किल है, कौन किधर जा सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और जिसकी जितनी बेहतर संभावना जिधर दिखेगी वह उधर जा सकता है। मतलब राजनीतिक वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। पूरी तरीके से राजनीति एक अवसरवाद का खेल बन गया है, उसमें कहीं वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं। लेकिन बीजेपी तो अब वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ ही खड़ी है, वो कहीं नहीं जा रही है अपनी विचार को छोड़ के। तो बाकी दूसरे क्यों अपना, मतलब इतनी क्या बेचैनी है कि मंत्री संतरी बन जाए तो फिर जो है हमारा कल्याण हो जाए, जबकि ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया है भविष्य। ये लोकतंत्र में राजनीतिक पतन की निशानी है। जब हम अपने विचार से हटते हैं तो राजनीति का पतन होता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। और हमारे ये जो प्रतिनिधि हैं, जिस तरीके के जनता के बीच में व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं और दर्शा रहे हैं, उससे यही पता चलता है। क्योंकि आप देखिएगा कि राजद और सपा या ममता दीदी या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ ही वो सरकार बनाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि बीजेपी से परहेज है। दूसरा जो चीज है कि कांग्रेस और राजद के बीच में या जदयू के बीच में एक अंदरूनी भी लड़ाई है, जनाधार की लड़ाई। भाजपा की जनाधार अलग है, लेकिन कांग्रेस, राजद, सपा और जदयू का जनाधार एक है, खास करके मुस्लिम जनाधार और दलित जनाधार। तो राजद का है कि वाईएम समीकरण है, यादव और मुस्लिम। लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वह मुस्लिम को अपने पक्ष में ले जाएगी, तो राजद कमजोर हो जाएगी, फिर राजद राजनीति करने लायक नहीं बचेगी। तो इसलिए इनके अंदर आपसी लड़ाई ये है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो हम कमजोर होंगे। उनको भाजपा से लड़ाई इस मामले में नहीं है। भाजपा का भय दिखा के वो मुस्लिम का वोट ले लेते हैं और भाजपा भी राजद का भय दिखा के वोट ले लेती है। तो दोनों के लिए, भाजपा के लिए भी जरूरी है कि राजद बनी रहे। अच्छा, एक चीज और कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 14 जनवरी को न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं वहाँ से जहाँ आज तक नरेंद्र मोदी जा नहीं पाए, और वो जगह है मणिपुर। उन्हीं का पार्टी है, उनका शासन है, उसके बावजूद आज तक नहीं गए। इसका कोई प्रभाव, इस डैमेज करेगा 22 जनवरी को? देखिए, 22 जनवरी को डैमेज तो नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक माहौल बना दिया है। लेकिन न्याय जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी निश्चित रूप से। कांग्रेस जो राहुल गांधी पहली जो यात्रा किए थे उससे वो काफी मजबूत हुए हैं राजनीतिक रूप से, और उनके पास कॉन्फिडेंस भी आया है। दूसरा जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से भी कांग्रेस मजबूत होगी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और 2024 के चुनाव के में वह भाजपा के खिलाफ एक तरीके से कहिए कि एक मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा हो।
और इसमें यदि इंडिया अलायंस यदि बना रहा, टिका रहा, तो क्या लगता है कि एक मजबूत चुनौती इधर से मिल सकती है? निश्चित रूप से मजबूत चुनौती तो ऐसे भी मिलेगी। हाँ हाँ। और इंडिया अलायंस अगर मजबूत बन जाता है तो भाजपा को हर सीट पर टक्कर होगी, मजबूत टक्कर होगी, और तब फिर कहना ये मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बनेगी। जी जी। लेकिन मजबूत टक्कर हर सीट पर होगी। अगर इंडिया का जो अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है कि 1 against 1, अगर 1 against 1 हो जाता है तो भाजपा के हर जगह टक्कर मिलेगा और कहना कठिन होगा कि चुनाव कौन जीतेगा। बहुत विमर्श के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी तमाम राजनीतिक जो उठापटक है उस पे हम आपसे आपके राय या आपका जो व्यूज है वो हम लेते रहेंगे। तब तक के लिए यही हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।